हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी ब्रेपअप। हम कर रहे हैं जेडीए जेएलओ के एग्जाम की तैयारी, जिसमें कि हम अभी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982 कवर कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस में मैंने चैप्टर 7 तक समझा दिया है। आज हम चैप्टर 8 करने वाले हैं। मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि व्हाई दिस लेक्चर इज सो डिफरेंट। देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने सेक्शंस को, ठीक है, जिस्ट में लिखा है। जैसे कि सेक्शन 44 है, ठीक है, तो उसका जिस्ट क्या है वो लिखा है बेयर एक्ट के लैंग्वेज से। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन रहे हैं, मैं साथ के साथ एमसीक्यूज कराती हूँ उस सेक्शन से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। ठीक है, देखिए, फिर उसके बाद अगर आप देख पा रहे हैं तो सेक्शन 54, ठीक है, 45, और ये हमारा सेक्शन पूरा कहाँ तक जा रहा है? ये जा रहा है हमारा 54E तक। ठीक है, क्योंकि जितने भी अमेंडमेंट्स ऐड हुए हैं ना, रिसेंट अमेंडमेंट्स ऐड, मैंने वो भी इसमें लिखवाए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब इसमें सेक्शन 44 बात करता है पावर टू परचेज और लीज बाय अग्रीमेंट। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर देती हूँ, अगर बेयर एक्ट है आपके पास तो अपना बेयर एक्ट लेके बैठना, जैसे कि मैं भी लेके बैठी हूँ साथ के साथ, क्योंकि जरूरी होता है। ठीक है, तो 44 क्या बात कर रहा है? पावर टू परचेज और लीज बाय अग्रीमेंट। अब यहाँ पर क्या है? करार द्वारा क्रय करने या पट्टे पर देने की शक्ति। अब अथॉरिटी में एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। अब अथॉरिटी चाहे तो अग्रीमेंट कर सकता है किसी भी पर्सन के साथ। किस लिए? परचेज करने के लिए, ठीक है, लीज पर लेने के लिए, है ना। लीज मतलब क्या होता है? पट्टे पर देना। उसके बाद एक्सचेंज of any land or any interest in such land which it is authorized to acquire। तो प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति के साथ समझौता करके ऐसी भूमि, ठीक है, ऐसी किसी भूमि है उसमें निहित किसी हित का क्रय, पट्टा, लीज या विनियम कर सकता है, जिसे प्राप्त करने का अधिकार है। तो चार चीजें इसमें बात की गई है: परचेज, लीज और एक्सचेंज। ठीक है, परचेज, लीज और क्या कर सकता है? आ, एक सेकेंड आप वेट कीजिए। हाँ, इतना ही सेक्शन है। सेक्शन ही ज्यादा बड़ा भी नहीं है। मैंने एक बार चेक किया कि जो हमने जिस्ट लिखा है तो ऐसा तो नहीं है, इसमें सब सेक्शन है। तो सेक्शन 44 ऑलरेडी बहुत छोटा है। तो इसमें इतनी सी बात की गई है। बेसिकली अथॉरिटी की पावर है ये, वो किसी की भी लैंड ले सकता है एग्रीमेंट करके। ठीक है, लीज पर भी ले सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं, और उसमें इंटरेस्ट है किसी का, उस लैंड में जो भी इंटरेस्ट है उसके साथ भी वो यही सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, एक्वायर कर सकते हैं। अब है सेक्शन 44 क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो सेक्शन 44 क्या कर रहा है? एग्रीमेंट बेस्ड एक्विजिशन। ठीक है, समझौते द्वारा अधिग्रहण, आपकी प्रॉपर्टी भी ले सकता है। ठीक है, एग्रीमेंट के तहत होता है ना कि जैसे अगर हमें रोड बनाना है और रोड को थोड़ा चौड़ा करना है, उस गली को थोड़ा चौड़ा करना है, तो आगे किसी का घर आ रहा है तो बोलेंगे आप हमें ये वाला घर दे दीजिए एग्रीमेंट करके। फिर उसके बाद जो भी आपको कंपनसेशन मिलेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो ये भी उसके पास पावर है। अथॉरिटी कैन एक्वायर लैंड, एक्वायर जो कर रही है, ठीक है, जो प्राधिकरण है भूमि को जो प्राप्त कर रही है, तो कैसे कर सकते हैं? परचेज के द्वारा भी, ठीक है, लीज के द्वारा भी, एक्सचेंज के द्वारा भी, ठीक है, परचेज के द्वारा भी, क्रय के द्वारा भी, पट्टे के द्वारा भी, और विनियम, एक्सचेंज मतलब विनियम, इन तीनों तरीके से कर सकते। तो ऑल ऑफ द अबव। अब जो एग्रीमेंट किया गया है अंडर सेक्शन 44 कैन बी मेड विद, आप किसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं? तो खाली गवर्नमेंट के, या ओनली प्राइवेट पर्सन, या एनी पर्सन? तो वर्ड याद रखना है एनी पर्सन। ठीक है, ये जो अग्रीमेंट हो रहा है सेक्शन 44 के अंदर, ये एनी पर्सन के साथ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 44 अप्लाइज टू, किस पर अप्लाई हो रहा है सेक्शन 44? जो यहाँ पे लैंड की बात की गई है, ठीक है, तो दोनों चीजों पर। एक तो लैंड, और अगर लैंड में कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, भूमि और भूमि में हित, दोनों ही तरीके की चीजों पर ये सेक्शन 44 अप्लाई हो रहा है। अब है सेक्शन 45, पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। अभी हमने किसकी बात करी थी? अथॉरिटी की पावर की बात की थी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं?
राज्य सरकार की शक्ति, भूमि अर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति। अब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, पावर की, ठीक है। वेयर ऑन रिप्रेजेंटेशन from the authority, the state government is satisfied that for performing functions, duties, exercising powers, or carrying out projects, schemes, or development programs, it is necessary to acquire any land in Jaipur region. It may acquire such land under the Land Acquisition Act 1894. याद रखिएगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है, कि ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट और स्कीम है उसको कैरी आउट करना है ना, ये कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है, और इसके लिए जयपुर रीजन के अंदर कोई भी ऐसी लैंड है जिसको एक्वायर करना जरूरी है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो लैंड को एक्वायर कर सकता है। आपने डिफरेंस देखा, जब जेडीए लैंड एक्वायर कर रही थी या परचेज कर रही थी या लीज पर ले रही थी, तो क्या करना पड़ रहा था, अग्रीमेंट करना पड़ रहा था। और यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट क्या लिखा है, मे एक्वायर, और किस एक्ट के तहत, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। That is the difference. That is the key difference between these two sections. Okay? आपको याद रखना है कि इसमें एक्ट के थ्रू लिया जा रहा है, लैंड को एक्वायर किया जा रहा है, और वहां पर अग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप इस सेक्शन के आगे तो अग्रीमेंट पर अंडरलाइन कीजिए, और सेक्शन 45 पर लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 पर द वे आई एम डूइंग, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन किया है ना, आप भी, मैं साथ के साथ बेयर एक्ट लेती हूँ और अंडरलाइन करके चलती हूँ, लिंक करके चलती हूँ। द ओनली रीजन इज दैट, ताकि आपको भी पता चले जब मैं कर रही हूँ ये काम तो आपको भी करना चाहिए। उसके बाद इसका जो सबसेक्शन 2 से 6 तक है, इसको ओमिट कर दिया गया है, और याद रखना इसको ओमिट किया गया है 1987 में, ठीक है। 1982 में एक्ट आया और 1987 में ही इसको ओमिट कर दिया गया। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, क्वेश्चन शायद आ जाए कि ओमिट किया गया तो किस एक्ट के थ्रू किया गया था, ठीक है, किस ईयर में किया गया था, पता होना चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अच्छा बताइए, अंडर सेक्शन 45 कौन एक्वायर कर रहा है लैंड, तो स्टेट गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कर रही है। एक्विजिशन जो हो रहा है वो किसके रिप्रेजेंटेशन पर हो रहा है, अथॉरिटी ने बोला है स्टेट गवर्नमेंट को, अब स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो रही है कि हाँ, किसी प्रोजेक्ट को, स्कीम को कैरी आउट करने के लिए, किसी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके लिए ये लैंड को एक्वायर करना जरूरी है, तो एक्वायर कर सकती है, ठीक है। किस एक्ट के तहत, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, ठीक है, और ये एक सेंट्रल एक्ट है। उसके बाद एक्विजिशन पर्पस क्या है, एक्विजिशन का क्या पर्पस है, पर्सनल यूज नहीं, अथॉरिटीज फंक्शन एंड स्कीम, यस, अगर पर्सन जो अथॉरिटी है उसको अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है, या फिर कोई स्कीम है उसको कैरी आउट करने के लिए, तो जो लैंड को एक्वायर किया जा रहा है वो किस एक्ट के तहत किया जा रहा है, जो भूमि को, ठीक है, अधिग्रहित किया जा रहा है वो किस अधिनियम के तहत किया जा रहा है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, ठीक है, याद रहेगा। हिंदी में इसको बोलते हैं भूमि अर्जन अधिनियम, ठीक है, 1894, 1894। फिर है possession to be made available to the authority, ठीक है, अभी 46 है, प्राधिकरण को कब्जा भी उपलब्ध कराया जा सकता है, where any land is taken into possession, the state government shall make that land available to the authority for performing its function, discharging its duty and exercising its power। जब किसी भूमि का कब्जा ले लिया जाता है, ठीक है, तो राज्य सरकार उस भूमि को प्राधिकरण को उसके कार्य कर्तव्यों के निर्वहन और शक्ति के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराएगी, ठीक है। अब क्या है, आपने लैंड एक्वायर कर ली है, अब लैंड एक्वायर कर ली है तो अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अब स्टेट गवर्नमेंट उस लैंड को अथॉरिटी को दिलवा देगी कि ठीक है, अब आप अपने जो भी फंक्शंस है उसको डिस्चार्ज कीजिए, जो भी आपकी ड्यूटीज थी, जो भी आपको प्रोजेक्ट एंड स्कीम जो है कैरी आउट करने थे, ठीक है। तो याद रखना, जब आप लैंड को पोजेशन में ले लिया है तो उस पर कब्जा जब करवा रहे हैं तो उसमें कौन है, स्टेट गवर्नमेंट है, याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक दैट लैंड अवेलेबल टू द अथॉरिटी। ये आप इसके सामने लिख लीजिए, सेक्शन 46 के सामने, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के आगे अंडरलाइन कर लीजिए,
ये अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। उसके बाद MCQs अंडर सेक्शन 46 हु मेक्स लैंड अवेलेबल टू द अथॉरिटी। यस, दैट इज द क्वेश्चन विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, कौन अवेलेबल करा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट अवेलेबल करा रही है। ठीक है, उसके बाद व्हेन डज सेक्शन 46 अप्लाई। अब जो सेक्शन 46 है ये कब अप्लाई होता है? बिफोर एक्विजिशन, आफ्टर अग्रीमेंट, आफ्टर पोजेशन ऑफ लैंड इज टेकन। तो कब होता है? जब लैंड का जब पोजेशन ले लिया जाता है, अब उसको अवेलेबल कराना है अथॉरिटी के लिए, तो सेक्शन 46 अप्लाई होता है जब लैंड का पोजेशन ले लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है लैंड इज मेड अवेलेबल टू अथॉरिटी। क्यों हम करा रहे हैं अथॉरिटी को अवेलेबल? किस उद्देश्य से करा रहे हैं? ताकि वो अपने फंक्शंस, ड्यूटीज और जो भी पावर्स है उनको परफॉर्म कर सके। Who takes possession of land? लैंड पर किसका कब्जा होता है? तो भूमि का जो कब्जा है वो कौन लेता है? पोजेशन कौन लेता है? यहाँ पर लिखा है कि पोजेशन कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट पोजेशन लेती है। ठीक है, कौन लेती है? स्टेट गवर्नमेंट पोजेशन ले रही है। उसके बाद 46 क्या इंश्योर करता है कि जो हमने अथॉरिटी को पोजेशन ट्रांसफर कराना है। 46 ये इंश्योर करती है कि अब जो हमने लैंड को एक्वायर कर लिया है, अब उसका जो पोजेशन है अब अथॉरिटी को देना है उसकी ड्यूटीज वगैरह परफॉर्म कराने के लिए। फिर 47 से लेकर 53 तक ओमिटेड है। ठीक है, अब ये किस एक्ट के थ्रू और किस ईयर में ओमिट हुए थे? तो ये भी 1987 में ओमिट हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है 1987। ठीक है, अब है 54 लैंड टू वेस्ट इन द अथॉरिटी एंड इट्स डिस्पोजल। भूमि का प्राधिकरण में निहित होना और उसका व्ययन। ठीक है, अब हमने क्या किया? भूमि को जो है अथॉरिटी को दे दिया है, अब भूमि अथॉरिटी के पास चली गई है। देखिए, अब इसका जो ये ना सेक्शन आप देखेंगे काफी बड़ा है। ठीक है, 54 का, तो इसका मैंने जिस्ट लिखा है। जैसे सेक्शन 54 का जो सबसेक्शन 1 है उसके आगे आप हेडिंग डाल लीजिए कि किससे रिलेटेड है? वेस्टिंग एंड डिस्पोजल ऑफ लैंड। ठीक है, वेस्टिंग एंड डिस्पोजल ऑफ लैंड आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द अथॉरिटी। जैसे ही अथॉरिटी का एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा। ठीक है, किस सेक्शन में होता है अथॉरिटी का एस्टैब्लिशमेंट? आप बताएंगे? सेक्शन 3 में। ठीक है, सेक्शन 3 में अथॉरिटी का एस्टैब्लिशमेंट होता है। सेक्शन 4 में उसके कंपोजिशन की बात की गई है। सेक्शन 2 के सबसेक्शन 3 में डिफाइन किया है जेडीए को, मतलब अथॉरिटी क्या है वो बताया गया है। पावर क्या है जेडीए की? सेक्शन 16 उसके रिगार्डिंग बात करता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीजें। अब देखिए, जैसे ही अथॉरिटी का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है, सर्टेन लैंड इन जयपुर रीजन शैल वेस्ट इन द अथॉरिटी। जैसे ही अथॉरिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, अब कुछ ऐसी जो लैंड है वो क्या होगा? अथॉरिटी मतलब जो प्राधिकरण है उसमें निहित हो जाएगी। ठीक है, इट मे यूज एंड डिस्पोज ऑफ सच लैंड बाय अलॉटमेंट, रेगुलराइजेशन और ऑक्शन सब्जेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट कंडीशन। और अगर अथॉरिटी चाहे तो वो क्या कर सकती है? जो लैंड उसको अलॉट की गई है, जो लैंड उसको उसमें वेस्ट है, ठीक है, उसको क्या करेंगे? वो चाहे तो उसको अलॉट कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं, ऑक्शन में दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट कंडीशन। ध्यान रखना पड़ेगा आपको स्टेट गवर्नमेंट की कंडीशन क्या क्या है। अब इसका प्रोविजो एक बात कहता है, प्रोविजो कहता है अथॉरिटी जब डिस्पोज कर रही है लैंड, ठीक है, provided the authority may dispose of any such land without undertaking development, ठीक है, और after undertaking development to any person with condition to ensure planned। ठीक है, तो अब इसका प्रोविजन ये बात कर रहा है कि अथॉरिटी यहाँ पर चाहे तो डिस्पोज कर सकती है उस लैंड को। ये दो तरीके बताए हैं। ठीक है, विदाउट अंडरटेकिंग, ठीक है, डेवलपमेंट, विदाउट अंडरटेकिंग और कैरिंग आउट एनी डेवलपमेंट, कि उस लैंड पर अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो भी, या आफ्टर अंडरटेकिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होने के बाद भी किसी भी पर्सन को, ठीक है, वो दे सकती है। यहाँ पर कंडीशन दी है कि जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट होने के बाद ही वो डिस्पोज करें, डेवलपमेंट नहीं हुई है तब भी और डेवलपमेंट हो गई है उसके बाद भी कर सकती है। उसके
उसके बाद है कंट्रोल ओवर डेवलपमेंट। नो डेवलपमेंट ऑफ एनी लैंड शैल बी अंडरटेकन, ठीक है, एक्सेप्ट बाय और अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ अथॉरिटी। जो किसी भी भूमि का विकास केवल प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में ही किया जाएगा। अगर आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी लैंड पर, ठीक है, तो आप वैसे तो कर ही नहीं सकते, और अगर आप करना चाहते हैं तो वो किसके सुपरविजन के अंदर होगा, किसके कंट्रोल के अंडर होगा, अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी के कंट्रोल और सुपरविजन में डेवलपमेंट होगा। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में ट्रांसफर सच लैंड टू नगर निगम, जयपुर और एनी डिपार्टमेंट इफ रिक्वायर्ड। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो वो जो लैंड है जिसको उसने एक्वायर किया है, अब वो उसको चाहे तो ट्रांसफर भी कर सकता है, नगर निगम को दे सकता है, जयपुर में जो कोई और डिपार्टमेंट है उनको दे सकता है ना, जो जयपुर का नगर निगम है उनको दे सकता है, या कोई डिपार्टमेंट को जरूरत है तो उनको दे सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद है इसका सबसेक्शन 4, जो कि कहता है डिस्पोजल ऑफ एक्वायर लैंड एक्वायर बाय अथॉरिटी और ट्रांसफर टू इट शैल बी डिस्पोज्ड एज पर सेक्शन सबसेक्शन 1। अब जो लैंड को एक्वायर किया गया है अथॉरिटी द्वारा, ठीक है, या फिर ट्रांसफर किया गया है उसको, तो उसका डिस्पोजल कैसे होगा, जैसे कि सबसेक्शन 1 में दिया गया। कैसे बताया था, 2 तरीके से, या तो विदाउट अंडरटेकिंग और कैरिंग आउट एनी डेवलपमेंट, या फिर आफ्टर अंडरटेकिंग सच डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, हम डिस्पोज कर सकते हैं। अब देखिए सेक्शन 54 सब क्लॉज 1, लैंड वेस्ट इन। अब यहाँ पे जो लैंड दी जा रही है, जो सेक्शन 54 का सबसेक्शन 1 है, वो किस में निहित है, वो निहित है अथॉरिटी में। इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। सबसेक्शन 1 में बात की गई है अथॉरिटी की। फिर है अथॉरिटी में डिस्पोज लैंड। जो अथॉरिटी है वो चाहे तो क्या इस लैंड को डिस्पोज कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। किस तरीके से कर सकती है, अलॉटमेंट करके, रेगुलराइजेशन करके और ऑक्शन करके, ठीक है। ये 3 चीजों से जो अथॉरिटी है वो इस लैंड को डिस्पोज कर सकती है। सबसेक्शन 1 में लिखे हैं तीनों वर्ड, बाय वे ऑफ अलॉटमेंट, रेगुलराइजेशन और ऑक्शन। और एक बात और याद रखना, ये जो ऐड किया गया है ना, ये तीनों वर्ड अलॉटमेंट, रेगुलराइजेशन और ऑक्शन, इसको ऐड किया गया है 1999 में, पहले नहीं था। पहले अथॉरिटी में डिस्पोज लैंड बाय दीज 3 ways, इट वाज नॉट मेंशन्ड, ठीक है, इट वाज एडेड लेटर व्हेन इन 1999, ठीक है। उसके बाद एज पर प्रोविजो, जिसका प्रोविजो दिया गया है, लैंड को आप किस तरीके से जो है डिस्पोज कर सकते हैं, भूमि का निस्तारण कैसे कर सकते हैं, ओनली आफ्टर डेवलपमेंट नो, ओनली विदाउट डेवलपमेंट नो, विद और विदाउट डेवलपमेंट, दैट इज ट्रू। डेवलपमेंट ऑफ लैंड शैल बी कैरिड आउट बाय, जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो किसके द्वारा किया जाएगा। अभी हमने पढ़ा कोई भी डेवलपमेंट करनी है तो अथॉरिटी के कंट्रोल और सुपरविजन में ही किया जाएगा, अथॉरिटी और अंडर इट्स सुपरविजन। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में ट्रांसफर लैंड, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लैंड को ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। तो किस किस को ट्रांसफर कर सकती है, तो नगर निगम, जो जयपुर नगर निगम है उनको कर सकती है, जो अदर डिपार्टमेंट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट को उनको कर सकती है, ठीक है। ये सबसेक्शन 3 में हमने पढ़ा था। अंडरलाइन कर लीजिए क्या, कि यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। प्लेस सच लैंड डिस्पोज एट द डिस्पोजल ऑफ नगर निगम, ठीक है। किसे देखो ट्रांसफर कर रही है, इसका मतलब लैंड को तो डिस्पोज ही किया जा रहा है ना, तो यही वर्ड है। फिर है लैंड एक्वायर्ड और ट्रांसफर्ड टू अथॉरिटी शैल बी डिस्पोज्ड एज पर सबसेक्शन 1, यस दैट इज ट्रू, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इस सबसेक्शन 1 में, हमने पढ़ा अथॉरिटी के बारे में, ठीक है, अथॉरिटी भी डिस्पोज कर सकते हैं, अथॉरिटी के पावर की बात की गई थी, ठीक है। फिर हमारे थे सबसेक्शन, और इसका प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट डेवलपमेंट और आफ्टर डेवलपमेंट। देखो ऐसे आप ना इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा जैसे मैंने किया है, विद
और विदाउट डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी तो क्या चाहिए, कंट्रोल एंड सुपरविजन चलेगा अथॉरिटी का, तो उसको अंडरलाइन कर लो। और फिर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को कर लो कि स्टेट गवर्नमेंट भी डिस्पोज कर सकता है, ठीक है। तो सबसेक्शन 1 में अथॉरिटी कर रही थी और सबसेक्शन 3 में स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। और जो सबसेक्शन 4 कहता है कि जो भी लैंड अक्वायर की है अथॉरिटी ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उसको वैसे ही डिस्पोज किया जाएगा जैसे बताया गया है सबसेक्शन 1 में, ठीक है। सबसेक्शन 1 के जो प्रोविजन में बताया गया है। अब है सेक्शन 54A। याद रखिए सेक्शन 54A को कब ऐड किया गया, तो इसको ऐड किया गया 1987 में। बेसिकली ऐड नहीं किया गया, सब्स्टिट्यूट किया गया। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि पहले कुछ और था उसकी जगह कुछ और आ गया, उसे सब्स्टिट्यूट कहते हैं, ठीक है। पहले कुछ और था उसकी जगह कुछ और आ गया, तो ये है, ठीक है। देखिए ये सब्स्टिट्यूट तो क्या कहते हैं 1995 में इफेक्ट में, इन 1980 सॉरी ये 1987 में इसको सब्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है। फिर है ट्रांजिटरी प्रोविजन फॉर पेंडिंग मैटर्स रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ लैंड। देखिए पेंडिंग मैटर्स एंड वैलिडिटी ऑफ पास्ट ऑक्शन, मतलब भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबित मामलों के लिए अस्थायी प्रावधान, ठीक है, ट्रांजिटरी प्रोविजंस, ठीक है, अस्थायी प्रावधान किस चीज के लिए, जो पेंडिंग मैटर्स हैं, किससे रिलेटेड, एक्विजिशन ऑफ लैंड से रिलेटेड। देखिए पेंडिंग मैटर्स एंड वैलिडिटी ऑफ पास्ट एक्शन, कोई भी एक्शन, कोई भी ऑर्डर, कोई भी प्रोसीडिंग जो कब से कब तक ली गई है, 24 सितंबर 1984 से लेकर 31 जुलाई 1987 के बीच में जो भी कोई प्रोसीडिंग, ऑर्डर और एक्शन लिए गए हैं अंडर ओल्ड लॉ, ठीक है, ओल्ड लॉ के तहत, shall not be challenged or reopened even if it is not as per Land Acquisition Act 1894। उनको आप चैलेंज नहीं करेंगे, उनको आप रीओपन नहीं करेंगे, जो 1984 से लेके 1987 के बीच में उनके ऊपर जो प्रोसीडिंग चली थी वो भी ओल्ड लॉ के तहत, ठीक है। बट प्रोसीडिंग आफ्टर 1 August 1987 will follow Land Acquisition Act। लेकिन 1987 के बाद की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो लैंड एक्विजिशन एक्ट को फॉलो करेगी। और ये डेट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मैंने जस्ट लिख दिया है, ये तो सबसेक्शन 1 इसका काफी बड़ा है लेकिन जस्ट इसका इतना ही है। फिर है कंपनसेशन एंड एडजस्टमेंट। कंपनसेशन इंटरेस्ट शैल बी पेड एज पर लैंड एक्विजिशन एक्ट, ठीक है। तो कंपनसेशन को यहाँ पे मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो कंपनसेशन जो है वो और जो इंटरेस्ट है वो कैसे दिया जाएगा, एज पर लैंड एक्विजिशन एक्ट, एंड अमाउंट ऑलरेडी पेड बिफोर 1 August 1987 विल बी एडजस्टेड। तो और कोई अमाउंट ऑलरेडी पे कर दिया है आपने 1987 से पहले, ठीक है, उस केस में क्या किया जाएगा, फिर उसको बाद में एडजस्ट कर लिया जाएगा। फिर है नोटिस या नोटिफिकेशन कन्वर्जन। ओल्ड नोटिस, ओल्ड नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 45 शैल बी ट्रीटेड एज नोटिस अंडर सेक्शन 4 और 6 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट। पुराने जो नोटिस हैं, पुराने जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, जो पुराने नोटिस है, नोटिफिकेशन है, ऐसा माना जाएगा कि सेक्शन 4 और सेक्शन 6 जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के उसके तहत के नोटिस है, ठीक है। अवार्ड मस्ट बी मेड विद इन 1 year और 2 year फ्रॉम 1 August 1987, ठीक है। अवार्ड्स भी जो है देना होगा, ठीक है, कब, 1 या 2 वर्ष में। उसके बाद वेस्टिंग एंड पोजेशन वैलिडिटी, सबसेक्शन 4 के आगे लिख लीजिए, ये रिलेटेड है वेस्टिंग एंड पोजेशन वैलिडिटी। इफ लैंड वेस्टेड और पोजेशन टेकन, यहाँ पर हम वो बात कर रहे हैं कि अगर जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो लैंड और जो अथॉरिटी में लैंड वेस्ट है, ठीक है, तो हमने बोला था ना जैसे स्टैब्लिश हो जाएगा
अथॉरिटी उसमें जो है जयपुर के रीजन की जो कुछ लैंड्स वेस्ट मानी जाएगी, तो वो बोल रहे हैं कि अब उससे पहले की जो हुई है 1987 है, ठीक है, जो टाइम पीरियड दिया है, तो इफ लैंड वेस्टेड और पोजेशन टेकन, अब जो पोजेशन मिला है अथॉरिटी को, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने पोजेशन लेके दिया है अथॉरिटी को, अगर वो 1987 से पहले हुआ है तो इट कैन नॉट बी चैलेंज इवन इफ कंपनसेशन नॉट पेड। देखो 1987 से पहले किसी पर्सन की लैंड ले ली गई है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने, और उसको अथॉरिटी को अवेलेबल भी करा दिया, अब उसको अब चैलेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे कंपनसेशन नहीं भी मिला हो तो भी, ठीक है, इट कैन नॉट बी चैलेंज इवन इफ कंपनसेशन नॉट पेड, बट कंपनसेशन मस्ट बी पेड विद इन 6 मंथ, ठीक है, उस टाइम पे आपको कंपनसेशन नहीं मिला था, इस बात से आप चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, अब आपको कंपनसेशन 6 महीने के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, पर लेकिन जो मुआवजा है अब कितने महीने में देना है, 6 महीने में देना है। इसको एक बार पूरा पढ़ के बताती हूँ आपको। वेयर एनी लैंड हैज प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ August 1987 vested in the state government or its possession has been taken in accordance with the provision of this act as it stood before the first a day of August 1987, such vesting or possession of shall not be liable to be challenged on the ground that no amount of compensation was standard and paid in accordance with subsection 3A of section 17 of Land Acquisition Act, subject however that such amount shall be tendered and paid within 6 months from the first day of August 1987। नहीं दिया गया था उस टाइम पे, इस बात को लेके आप चैलेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर अंदर कंपनसेशन जरूर देना है, ठीक है। और कब वो जो 6 महीने हैं वो किस तारीख से, तो 1 अगस्त 1987 से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से तो लगता है कि मुझे क्वेश्चन जरूर ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद है 5th मार्केट वैल्यू डिटर्मिनेशन। कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो हम ऐसे डिसाइड करेंगे, उस टाइम की मार्केट वैल्यू देखेंगे, क्योंकि बात तो बहुत पहले की है ना, 1987 से पहले की बात है, जो आपकी लैंड को एक्वायर कर लिया गया था। अब क्या करें, अब आप कंपनसेशन लेने जा रहे हैं, तो जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, विल बी कंसीडर्ड एज पर डेट ऑफ नोटिफिकेशन अंडर ओल्ड सेक्शन 45, ठीक है। तो जो मार्केट वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा, बाजार मूल्य पुराने सेक्शन 45 की अधिसूचना की तिथि के अनुसार तय होगा। जो ओल्ड सेक्शन था ना 45, उसमें जो नोटिफिकेशन की डेट थी उसके अनुसार तय होगा, अभी के अनुसार नहीं तय हो रहा है, ठीक है। उस टाइम के जो मार्केट वैल्यू के तहत सेक्शन 45 के तहत जो डेट थी नोटिफिकेशन की। फिर है पेंडिंग अपील्स एंड डिस्प्यूट। जो अपील पेंडिंग थी या कोई डिस्प्यूट्स थे या फिर डिपॉजिट्स थे, शैल बी डिसाइडेड एज पर लैंड एक्विजिशन एक्ट, ठीक है। सेक्शन 6 कह रहा है अगर कोई अपील लगाई है आपने, ठीक है, ट्रिब्यूनल में, तो हमने अपील लगाई है ट्रिब्यूनल में, कैसे, अंडर सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 48, ठीक है। अगर आप सेक्शन 48 देखेंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे कि 47 तो ओमिट हो गया, हमने भी पढ़ा था ना, 47 से 53 ओमिट हो गया, लेकिन यहाँ पर वो लाइन अभी भी लिखी है। लेकिन जो आप 48 के तहत आप जो ट्रिब्यूनल में अपील लगा रहे हैं, ठीक है, और डिस्प्यूट जो रेफर्ड किया गया था ट्रिब्यूनल को अंडर सेक्शन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 49, या फिर जो डिपॉजिट किया था अमाउंट मेड इन कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज अंडर सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 50 and pending decision or disposal of the first day of August 1987 shall be dealt with having regard to the provision of Land Acquisition Act, क्योंकि वो तो पुराने हो गए हैं, ठीक है। और काफी तो उसमें से ओमिट हो गए, जैसे 48 की बात की गई, 49 की बात की गई, तो ये तो ओमिट हो गए। तो अब इनको कैसे हम डील करेंगे, ये जो पेंडिंग अपील्स पड़ी है, पेंडिंग डिस्प्यूट पड़ेंगे, तो अब हम इनको डिसाइड करेंगे एज पर लैंड एक्विजिशन एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मार्क इट, ठीक है, एंड राइट इट डाउन। हायर कंपनसेशन रूल। अब देखिए, इफ कंपनसेशन अंडर लॉ, ठीक है, पुराना जो कानून है, अगर उसके अंदर कंपनसेशन हायर था देन लैंड एक्विजिशन एक्ट, हायर अमाउंट विल बी गिवन, ठीक है। लैंड एक्विजिशन में क्योंकि आपका मामला जो है पुराना था,
लेकिन आपका मामले को जो डील किया जा रहा है, जो आपकी अपील को सुना जा रहा है, डिस्प्यूट को देखा जा रहा है, डिपॉजिट जो आपने सबमिट किए थे, उन सब मैटर पे जब डील कर रहे हैं तो हम तो लैंड एक्विजिशन एक्ट के थ्रू कर रहे हैं, जबकि आपका मामला पुराना है। फिर कंपनसेशन कैसे डिसाइड करेंगे? तो कंपनसेशन हम उस एक्ट का लेंगे जिसमें ज्यादा कंपनसेशन की बात की गई है। अब चाहे वो ओल्ड लॉ की बात की गई है, बेशक से हम ओल्ड लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लैंड एक्विजिशन एक्ट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब कंपनसेशन की बात आएगी तो हम पुराने कानूनों में या फिर ये नए वाला जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसमें सबसे ज्यादा कंपनसेशन होगा, हम उसी को मानेंगे। फिर है वैलिडेशन क्लॉज। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है सबसेक्शन 7 के नीचे ही ऐसे वैलिडेशन क्लॉज करके जो है लिखा है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जितने भी पास्ट एक्शन लिए गए हैं जेडीए एक्ट के अंडर, उनको डिक्लेयर कर रहे हैं हम वैलिड इवन इफ कोर्ट सेज अदरवाइज। देखिए जितने भी पास्ट एक्शन हुए हैं वो सब वैलिड है, अब चाहे कोर्ट कुछ भी कह रहा हो, अगर कोई पास्ट एक्शन जेडीए ने लिए हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे वैलिड हैं। ठीक है, चाहे कोर्ट का कुछ भी निर्णय हो। अब है सेक्शन 54A किससे डील कर रहा है? तो सेक्शन 54A डील कर रहा है जो भी पेंडिंग एक्विजिशन मैटर्स हैं। ठीक है, फिर है एक्शन जो 1984 और 1987 के बीच लिए गए हैं उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते, और जो 1987 के बाद के जो एक्शंस हैं उन पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो रहा है? तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। कंपनसेशन जो दिया गया है 1987 से पहले, ठीक है, तो अब उसको क्या कर लिया जाएगा? उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा अभी वाले कंपनसेशन के साथ। ठीक है, कि जैसे कोर्ट ने कहा कि आपको 10 लाख का कंपनसेशन मिलना चाहिए और पहले आपको 2 लाख का कंपनसेशन मिल चुका है, तो उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा नए वाले के साथ। फिर है ओल्ड नोटिफिकेशंस आर ट्रीटेड अंडर, तो जो आपकी ओल्ड नोटिफिकेशन थी उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? जैसे कि वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत है, सेक्शन 4 और 6। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी। ये हमने कहाँ पढ़ा था? सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के तहत, तो ये हमने पढ़ा था सबसेक्शन 3 में। ठीक है, सेक्शन 54A के सबसेक्शन 3 में। उसके बाद है कंपनसेशन मस्ट बी पेड। अब आपको कंपनसेशन कितने दिन के अंदर अंदर देना होगा? तो 6 महीने के अंदर अंदर देना होगा। और ये कब से देना होगा? फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अगस्त 1987। ठीक है, अगस्त 1987 के बाद के जो 6 महीने हैं, ठीक है, उसके ही अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? ये कंपनसेशन देना पड़ेगा। और ये सबसेक्शन 4 में लिखा है, अंडरलाइन कर लीजिए, 6 मंथ वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंपनसेशन का जिस तरीके से मैंने किया है आप भी ऐसे कर लीजिए, क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तो सारी चीजें हमें मेमोराइज होने लगेंगी। फिर अगर ओल्ड कंपनसेशन ज्यादा है तो फिर हायर अमाउंट ही पेड किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है सेक्शन 54B, अलॉटमेंट, रेगुलराइजेशन एटसेट्रा ऑफ सर्टेन लैंड्स। ठीक है, अब ये कब ऐड किया गया? सेक्शन 54 का भी इसको ऐड किया गया है सब इंसर्टेड बाय एक्ट नंबर 21 ऑफ 1999 में। फिर बाद में इसको सब्स्टिट्यूट किया गया 2012 में। तो पहले ऐड किया गया था, कुछ और होगा, अब उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है 2012 में, इस सब्स्टिट्यूट होकर आया है। ठीक है, 54B। और अगर मैं 54A की बात करूं तो वो भी सब्स्टिट्यूट होकर आया, लेकिन वो 1987 में। ठीक है, पहले वो 1987 में था एक्ट, फिर सब्स्टिट्यूट करके अब वो 1995 में आया है, तो वो 1995 में सब्स्टिट्यूट हुआ है और ये 54B 2012 में। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। देखिए, ये बात कर रहा है कतिपय भूमियों का आवंटन, नियमितीकरण और आदि। ठीक है, अब क्या है इसका सबसेक्शन 1, वो बात कर रहे हैं अलॉटमेंट एंड रेगुलराइजेशन ऑफ लैंड। लैंड प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 90A ऑफ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 shall be available for allotment or regularization
to specified person subject to condition and payment of urban assessment और प्रीमियम। ठीक है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90A के तहत प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई भूमि का जो आवंटन या नियमितीकरण निर्दिष्ट व्यक्तियों को शर्तों एवं शहरी मूल्यांकन प्रीमियम के भुगतान पर किया जाएगा। अब क्या होता है कि जो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के जो सेक्शन 90A के जो तहत अथॉरिटी को क्या कराई जाती है, एक जो लैंड है वो उपलब्ध कराई जाती है। अब जो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो भूमि मिली है, ठीक है, अथॉरिटी को, अब उसका जो अलॉटमेंट है और जो उसका रेगुलराइजेशन है, ठीक है, तो वो कैसे किया जाएगा, निर्दिष्ट व्यक्तियों को जो कि शर्तें और जो कि शहरी मूल्यांकन है या फिर जो शहरी प्रीमियम है उसके भुगतान पर किया जाएगा। उसका मतलब उसको जो पेमेंट है वो अर्बन असेसमेंट और प्रीमियम के तहत की जाएगी। ठीक है, फिर है क्रेडिट ऑफ चार्जेस। इसका जो सबसेक्शन 2 बात करता है क्रेडिट ऑफ चार्जेस। Charges received shall be credited to the consolidated fund of the state and the authorities fund as decided by the state government। अब जो पैसा मिल रहा है, प्राप्त राशि जो है राज्य की संचित निधि और प्राधिकरण की निधि में राज्य सरकार के अनुसार जमा की जाएगी। अभी जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ पे क्रेडिट किए जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और अथॉरिटी का जो फंड है उसमें। एमसीक्यू पढ़ते हैं इसके। सेक्शन 54B किससे रिलेटेड है, अलॉटमेंट एंड रेगुलराइजेशन। कौन सा लैंड का अलॉटमेंट एंड रेगुलराइजेशन, जो कि किस एक्ट के तहत हो रहा है, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत भूमि जो अवेलेबल कराई गई अथॉरिटी को, उसका अलॉटमेंट और रेगुलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, फिर है लैंड इज टेकन फ्रॉम विच एक्ट, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट इज मेड टू, अलॉटमेंट आप किसको करा रहे हैं, स्पेसिफाइड पर्संस को करा रहे हैं। याद रखना, मार्क कर लो ये वर्ड, बिल्कुल स्पेसिफाइड पर्सन की बात हुई है, एनी पर्सन की बात नहीं हुई है। किसकी बात हुई है, स्पेसिफाइड पर्सन, चाहे आप उसके आगे लिख भी लीजिए स्पेसिफाइड पर्सन। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, पूरा प्रोविजन पढ़ लेते हैं हम, लेकिन हम ये नहीं देखते कि एनी पर्सन की बात हुई है, स्पेसिफाइड पर्सन की बात हुई है। ठीक है, अथॉरिटी किसको ये अलॉट करने की बात कर रही है। ठीक है, उसके बाद है पेमेंट रिक्वायर्ड इंक्लूड्स। अब जब आप भुगतान कर रहे हैं तो कैसे, किसके उसमें क्या क्या इंक्लूड किया था, एक तो जो असेसमेंट, ठीक है, अर्बन असेसमेंट और अर्बन जो है प्रीमियम, ठीक है, उसको इंक्लूड किया था पेमेंट में। फिर है चार्जेस किसको क्रेडिट किए जा रहे हैं, स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड था और अथॉरिटी का फंड जो है उसमें जो है चार्जेस क्रेडिट किए जा रहे हैं। अब है ट्रांसफर ऑन फ्री होल्ड और लीज होल्ड बेसिस। ठीक है, अंतरण का पूर्ण स्वामित्व या पट्टाधिकृति आधार पर होना, अंतरण का पूर्ण स्वामित्व या पट्टाधृति आधार पर होना। मोड ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर, अब देखिए इसका सबसेक्शन जो बात कर रहा है, वैसे तो ये ऑलरेडी बहुत छोटा सेक्शन है, सबसेक्शन बात कर रहा है जो ट्रांसफर ऑफ लैंड हो रही है अंडर सेक्शन 54 और 54B शैल बी ईदर ऑन फ्री होल्ड और लीज होल्ड बेसिस। ठीक है, इस दो आधार पर लैंड को ट्रांसफर किया जा सकता है। जो धारा 54 और 54B के तहत जो भूमि का हस्तांतरण हो रहा है वो फ्री होल्ड भी हो सकता है या लीज होल्ड, इन दो तरीके से ही होगा। अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, 54A, जिसमें देखो मैं रिवीजन करा रही हूँ, एक बार सुन लीजिए। 54 में हम बात कर रहे थे कि जो लैंड अथॉरिटी में ऑलरेडी वेस्ट है फिर उसको कैसे आप डिस्पोज कर रहे हैं। ठीक है, और सेक्शन 54A में हमने पढ़ा था जो पेंडिंग मैटर्स हैं, जो 1987 से पहले की बात की गई है, उन दोनों केसेस में बताया गया कि आप इस तरीके से क्या करेंगे, लैंड को ट्रांसफर करेंगे। फिर है कन्वर्जन टू फ्री होल्ड, लीज होल्ड में बी converted into freehold on payment of charges and to subject to condition। लीज होल्ड भूमि को निर्धारित शुल्क और शर्तों के अधीन फ्री होल्ड में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अगर कोई ऐसी जो लैंड है, ठीक है, जो लीज पर है, तो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं फ्री होल्ड पर। किस तरीके से, अगर पेमेंट चार्ज को पेमेंट कर दिया जाता है, ठीक है, पेमेंट ऑफ चार्ज कर दिया जाता है। फिर है इसका एक्सप्लेनेशन जो बात करते हैं फ्री होल्ड।
ठीक है, तो फ्री होल्ड मतलब परमानेंट ओनरशिप विद राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड ट्रांसफर। जब किसी भी लैंड का आपको फ्री होल्ड मिल जाता है तो उसका मतलब है अब आप उसके परमानेंट ओनर हो गए हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है, अब उस ओनरशिप के साथ साथ राइट ऑफ इनहेरिटेंस भी मिल जाता है कि इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो आपके आयर्स को जाएगी। ठीक है, इनहेरिट होके जा सकती है। फ्री होल्ड का मतलब ये होता है। अब जो ट्रांसफर हो रहा है अंडर सेक्शन 54C, वो दो तरीके से हो रहा है। तो फ्री होल्ड आपने पूरा ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, ठीक है, या फिर लीज पर दे दी। ठीक है, लीज होल्ड। लीज होल्ड कैन बी कन्वर्टेड टू फ्री होल्ड, बिल्कुल किया जा सकता है। कन्वर्जन रिक्वायर्स, कन्वर्जन कैसे होता है, जब आप जो कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, तो आप पेमेंट ऑफ चार्ज कर दीजिए, आपका लीज होल्ड फ्री होल्ड में बदल जाएगा। फ्री होल्ड का मतलब क्या होता है, परमानेंट ओनरशिप। ठीक है, फ्री होल्ड का मतलब क्या होता है, परमानेंट ओनरशिप। फिर है हमारा 54D, इसका एक क्वेश्चन और रह गया। फ्री होल्ड इंक्लूड्स राइट ऑफ, तो फ्री होल्ड है तो पूरा ही आपके पास परमानेंट राइट है, तो इनहेरिटेंट ट्रांसफर भी आपके पास आ गया। फिर है 54D, रेवोकेशन ऑफ अलॉटमेंट एंड कैंसिलेशन ऑफ लीज डीड। अब देखिए क्या हो रहा है, जो आपने अलॉटमेंट की है, आपने जो लीज डीड पर दी, लीज डीड बनाई है, उसको रेवोक भी कर सकते हैं और उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, अब ये 54D जो है इसको कब इंसर्ट किया गया है, 2021 में। 54D को याद रख लेना, सॉरी 54D को, ठीक है, कब ऐड किया गया है, 2021 में। अब देखिए ये बड़ा सेक्शन है तो थोड़ा सा इसको हमने जिस्ट में पढ़ते हैं। इफ अथॉरिटी बिलीव्स अलॉटमेंट हुआ है, जो लीज हुआ है लैंड का, वाज ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, फॉल्स डॉक्यूमेंट, कॉल्यूजन, इलीगल मींस, इट कैन इशू नोटिस टू शो कॉज व्हाई अलॉटमेंट शुड नॉट बी कैंसिल। तो आगे लिख दीजिए शो कॉज नोटिस सेक्शन 1 के सामने। ठीक है, कि क्यों आपका कैंसिल नहीं किया जाए, और कैंसिल वर्ड पे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए कि रेवोकेशन किया जा सकता है ऑर्डर का। ठीक है, और रेवोकेशन किया जा सकता है अलॉटमेंट और जो अलॉटमेंट किया गया है उसका। उसके बाद है कंटेंट एंड नोटिस, तो नोटिस भेज रहे हैं उसके अंदर आप क्या क्या लिखेंगे। एक तो कैंसिलेशन के ग्राउंड की, आप हम इसलिए कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि मिसरिप्रेजेंटेशन किया आपने हमारे साथ। दूसरा, फिर आप अपॉर्चुनिटी देंगे पर्सन जो है कंसर्न टू रिप्लाई मिनिमम 7 डेज। फिर उसकी भी तो बात सुननी है, ये थोड़ी ना सिर्फ बोल के कि आपने मिसरिप्रेजेंटेशन किया है हम कैंसिल कर रहे हैं, नहीं। 7 दिन का समय दीजिए और 7 डेज को अंडरलाइन कर लीजिए। और ये जो 7 डेज है ये सबसेक्शन 2 के बी पॉइंट में ही लिखा है 7 डेज वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि आप 7 दिन के अंदर अपना रिप्लाई दीजिए। फिर ऑर्डर आफ्टर रीडिंग, अब तो जब उसको सुन लिया, ठीक है, उसको सुनने के बाद और जो एविडेंस आए हैं उसको कंसीडर करने के बाद अथॉरिटी मे कैंसिल अलॉटमेंट, लीज एंड अदर एंड ऑर्डर एविक्शन। ठीक है, तो फिर ऑर्डर जो है दे सकती है। ठीक है, फिर है अथॉरिटी का ऑर्डर सबसेक्शन 3 में। और 54D, अलॉटमेंट कैन बी कैंसिल्ड, अलॉटमेंट को कैंसिल किया जा सकता है इफ जो आपने ऑब्टेन किया है कैसे, लीगल प्रोसेस, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। ठीक है, अगर मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड से किया है तो आपकी लीज को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट को भी क्या कर दिया जाएगा, रिवोक या कैंसिल किया जा सकता है। मिनिमम टाइम कितना है रिप्लाई करने के लिए पर्सन को, 7 दिन का। आफ्टर कैंसिलेशन अथॉरिटी क्या कर सकती है, एविक्ट भी कर सकते, इग्नोर, गिव कंपनसेशन, ट्रांसफर लैंड, नहीं, हमने एविक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, एविक्ट को आप ये सबसेक्शन 3 के अंदर मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद है 54E। अब जो हमारा 54E है, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये ना जो फुट नोट्स होते हैं आप देखेंगे, इसमें जो भी कुछ चीजें होती है ना, जो भी ऐड किए जाते हैं अमेंडमेंट से, उसको लिखा होता है। इसको ना साथ के साथ आप देखते रहा कीजिए। ठीक है, ये जो लिखा है ना यहाँ पे, इसको साथ के साथ देखते रहा कीजिए। जैसे 2021 में बात की गई है यहाँ पे 2021, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बहुत फोकस तरीके से बता रही हूँ 54D और 54E को, क्योंकि रिसेंट अमेंडमेंट से ऐड हुआ है ना, इसलिए 54D और 54E। 54D में तो हमने पढ़ा था कि भाई रिवोक भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। 54E में पढ़ रहे हैं एक्सेप्टेंस ऑफ सरेंडर ऑफ राइट्स एंड इशू ऑफ फ्री होल्ड पट्टा। ठीक है, जो कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना। ठीक है, अब देखिए सरेंडर फॉर फ्री होल्ड, एनी पर्सन होल्डिंग नॉन एग्रीकल्चरल लैंड नॉट लीज लाइसेंस होल्डर। ठीक है, एक कोई पर्सन है वो होल्ड कर रहा है एक नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, नॉट लीज और नॉट
लाइसेंस होल्डर, ये दोनों चीजें नहीं है। मे सरेंडर राइट्स टू अथॉरिटी टू ऑब्टेन फ्री होल्ड पट्टा, ठीक है, वो क्या कर सकता है, सरेंडर कर सकता है अपने राइट को अथॉरिटी के सामने, और क्या ऑब्टेन कर सकता है, फ्री होल्ड पट्टा, ठीक है, फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त कर सकता है। सरेंडर बाय पट्टा होल्डर, पर्सन होल्डिंग लैंड अंडर एनी पट्टा मे ऑल्सो सरेंडर राइट टू गेट फ्री होल्ड। जो पर्सन, ठीक है, होल्ड कर रहा था लैंड अंडर एनी पट्टा, वो भी सरेंडर कर सकता है अपने राइट को टू गेट फ्री होल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड की बात हो रही थी, यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ लैंड की, ठीक है, सबसेक्शन 2 में। इफ लैंड इज लीज होल्ड, और जो वहां पे ऊपर बात हो रही थी तो वो तो जो लैंड थी वो लीज पर नहीं थी, ठीक है, ना ही वो लाइसेंस होल्डर था पर्सन। तो फिर इफ जो लैंड अगर लीज होल्ड पर है तो कन्वर्जन रिक्वायर्स पेमेंट ऑफ वन टाइम लीज मनी, ठीक है। अगर आपकी जो लैंड लीज पर है ना, और आप उसको फ्री होल्ड कराना चाहते हैं तो ये कन्वर्ट करने के लिए आपको एक साथ ही सारा वन टाइम जो है लीज मनी देना पड़ेगा। उसके बाद है वेस्टिंग एंड इशू ऑफ पट्टा आफ्टर सरेंडर। जब आपने अधिकार सौंप दिए तो लैंड वेस्ट इन अथॉरिटी एंड फ्री होल्ड पट्टा इज इशूड ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो जो लैंड वेस्ट है अथॉरिटी में, ठीक है, और जो फ्री होल्ड पट्टा है तभी इशू किया जाएगा। जो अथॉरिटी के पास लैंड थी, जो अथॉरिटी में निहित लैंड थी, उस पर फ्री होल्ड पट्टा तभी इशू किया जाएगा जब आप चार्जेस पे कर देंगे। फिर कंडीशन ऑफ फ्री होल्ड पट्टा, कंडीशन क्या है फ्री होल्ड पट्टा की, दैट विल बी सब्जेक्ट टू एग्जिस्टिंग कंडीशंस एंड एनकम्ब्रेंसेस, ठीक है। फ्री होल्ड पट्टा जो है पूर्व के सभी दायित्वों और शर्तों के अधीन रहेगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग कंडीशंस जो है उस टाइम पर जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस है उसके सब्जेक्ट में रहेगा, ठीक है। तो इसके सेक्शन है 54E। सेक्शन 54E किससे डील करता है, सरेंडर एंड फ्री होल्ड पट्टा। हु कैन सरेंडर राइट्स, तो जो लैंड होल्डर है वो अपने राइट सरेंडर कर सकता है। लीज होल्ड जो लैंड है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। और कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, जब आप वन टाइम चार्ज पे कर देंगे। आफ्टर सरेंडर, सरेंडर करने के बाद जो लैंड वेस्ट होती है, जो अधिकार सौंप रहे हैं वो जो लैंड है वो किस में निहित होती है, तो वो अथॉरिटी में निहित होती है, ठीक है। उसके बाद फ्री होल्ड पट्टा इज सब्जेक्ट टू एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड एनकम्ब्रेंस, ठीक है। Okay, so that's all for today. I hope you are liking my pattern, you are liking my teaching way, because I am making efforts to make every law in simplified manners, right? तो आप मेरी इस वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं so to like my video, to subscribe my channel and to comment. Okay, that's all for today. Bye bye, take care.